नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर नंबर 3 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए, अभी तक हमने सबसे पहले कुल मिला के 2 लेक्चर्स को डिस्कस किया है और जो ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपके सामने पेश किए गए थे, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि ये 2 लेक्चर्स का मेन पर्पस ये था कि आपके जो बेसिक्स हैं वो सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करवा दिए जाएं। Now we have understood certain technical terms कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है, हमने इन चीज़ों को समझ लिया है। समय किस तरीके से धरती पे अलग अलग होता है, हमने इस चीज़ को भी समझ लिया है। हमने ये भी समझ लिया है कि धरती घूमती है और रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है, किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को समझ लिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कायदे से देखें तो असल में फिजिकल ज्योग्राफी आज से ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी तक वी वर ओनली फोकसिंग ऑन द बेसिक्स। बट अगर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर सिलेबस है वो दोस्तों स्टार्ट होता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेयर। इनफैक्ट मैं यहां पर सब चीजों को शुरू करने के पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले एक चीज को ध्यान से देखिए, कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और आपने इन तीनों चीजों के नाम सुने होंगे। अगर आप इनका मतलब अभी नहीं जानते हैं तब भी घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपने नाम सुना होगा एटमॉस्फेयर का, आपने नाम सुना होगा लिथोस्फेयर का और आपने नाम सुना होगा हाइड्रोस्फेयर का। एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली आपका हवा। लिथोस्फेयर क्या है? आपकी धरती। और हाइड्रोस्फेयर क्या है? इसमें आता है आपका पानी, यानी कि धरती के ऊपर जितना भी पानी है। अब देखिए, धरती के ऊपर जो भी एनवायरमेंट पैदा हुआ है, जो भी आपका बायोटिक फैक्टर्स पैदा हुए हैं, जो भी आपका बायोस्फीयर पैदा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन 3 चीजों के मेल से ही पैदा हुआ है। कई बार आपने ऐसे डायग्राम्स को देखा होगा जो बनाए जाते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका लिथोस्फेयर है और ये आपका बेसिकली हाइड्रोस्फेयर है। और इन तीनों चीजों के मेल से बनाया जाता है आपका द बायोस्फेयर। और यही बायोस्फेयर में कौन रहता है? यही बायोस्फेयर में आपके पूरे मैन, एनिमल, प्लांट्स, हर तरह की लिविंग बीइंग्स बेसिकली इसी बायोस्फेयर के अंदर रहती हैं। कहीं ना कहीं तीनों के तीनों स्फेयर्स में से कुछ ना कुछ कंपोनेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से इंसान इस बायोस्फेयर में सर्वाइव कर पा रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के कुल मिला के 3 हिस्से माने जाते हैं। वो 3 हिस्से क्या क्या हैं? देखिए, ये 3 हिस्से इसी के हिसाब से बन जाते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि आपका क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोस्फेयर यानी कि आपका ओशनोग्राफी और लिथोस्फेयर यानी कि आपका सबसे भारी भरकम जियोमॉर्फोलॉजी। राइट? हम अब आपके सामने क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम अब आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी का सबसे पहला हिस्सा, दैट इज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर भी आपके साथ मैं 2 चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करी जाएगी एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन, जो कि इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और कॉम्पोजिशन के बाद दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं इन द सेकेंड वीडियो वी विल बी कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एग्जैक्टली जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो किस तरीके से बनी हुई हैं। आपने नाम सुना होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर वगैरह वगैरह। वो किस तरीके से होती हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस होने वाली है, लेकिन आज के लेक्चर में कवर करी जाएगी कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, जानेंगे कई सारी चीजों को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, वहां पर जाके भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई एम श्योर यू गाइस आर आल्सो एक्साइटेड फॉर इट। कल से हमारा बैच कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें कि हम लोग एक्सक्लूसिवली इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने वाले हैं। एंड दिस बैच कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट टुमारो एट 6 PM, जो कि 2 जून से पहली क्लासेस की होने वाली है। इसमें दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपके लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं, 1 ईयर कोर्सेज, 2 ईयर कोर्सेज, उसके बाद यहाँ पर बाइलिंगुअल कोर्सेज, यू हैव द फीनिक्स रिविजन बैचेज, यू हैव द एनसीईआरटी बैचेज। जो भी आपकी सूटेबिलिटी है उसको आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। नॉट ओनली इंडिया टॉप एजुकेटर्स, बल्कि साथ में अगर आपको दिल्ली की फैकल्टी से पढ़ना है तो वो वाली फैकल्टी भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पथ प्रदर्शन करने के लिए एक्स ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए तो दोस्तों वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं।
अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें, एक साल का जो कॉस्ट आता है दैट इज 49,500 रुपीज एंड 2 साल का यहाँ पे कॉस्ट आता है 72,000 रुपीज। इसमें भी अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC, यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल 44,550 एंड ये आपका हो जाएगा 64,800 रुपीज का। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जर्नी में आपके साथ एक पर्सनल मेंटर रहे जो कि आपका आकलन करता रहे और आप मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहें, तो उस केस में यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स जिसके प्राइसेस यहाँ पे दिए हुए हैं 74,500 and 1,15,750। अगेन यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कई सारे ऑफर्स फिलहाल चल रहे हैं, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ये ऑफर्स खास करके उन बच्चों के लिए हैं जो कि जीएस को ऑप्शनल के साथ कंबाइन करना चाहते हैं। अगर आसान भाषा में कहूं, ऐसा मान लीजिए ऑप्शनल फिलहाल अनअकैडमी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, बहुत ही कम एडिशनल कॉस्ट में यू आर गेटिंग दी ऑप्शनल। बट रिमेंबर गाइज, ये वाले जो प्राइजेस हैं केवल 1 और 2 जून को ही वैलिड रहने वाले हैं। इस चीज को लेके आपको कोई भी डाउट है या सब्सक्रिप्शन को लेके कोई भी डाउट है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस, राइट। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपको थोड़ी जानकारी पहले दे दी है कि किस तरीके से हमारी जो ज्योग्राफी है वो इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, वो इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। हम फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। ये आपका एटमॉस्फेयर था, ये आपका लिथोस्फेयर था और ये आपका हाइड्रोस्फेयर था। और यहां पर इन तीनों चीजों के मिश्रण से जो चीज बनी है इसको हम लोग बोल देते हैं बायोस्फेयर, या फिर एक ऐसा कंडीशन तैयार हो गया है जिसकी वजह से इंसान, मैन, एनिमल्स, प्लांट्स इस पूरी धरती के ऊपर सर्वाइव कर पा रही हैं, राइट। नाउ हमारी डिस्कशन फिलहाल फोकस करने वाली है हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर, या फिर और ब्रॉडली बात करूं तो हमारी डिस्कशन फोकस होने वाली है क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी का मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जिससे कि आपकी क्लाइमेटोलॉजी आगे जाके बहुत ही आसान होने वाली है। क्लाइमेटोलॉजी में कुल मिला के आपको केवल 4 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। इनफैक्ट अगर इसको और कट शॉर्ट कर दें, क्लाइमेटोलॉजी में आपको केवल 3 चीजें ही पढ़नी होती हैं। नंबर 1 थिंग इज टेम्परेचर, नंबर 2 थिंग इज प्रेशर एंड नंबर 3 थिंग इज ह्यूमिडिटी। केवल 3 चीजें T, P और H आपको पढ़ना पड़ता है, यानी कि तापमान, दबाव, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता आपको पढ़नी होती है। ये 3 चीजें कहां पे होती हैं? ये तीनों की तीनों चीजें होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। यही आपका क्लाइमेटोलॉजी का बेस है। जो बच्चा इस चीज को समझ जाएगा वो क्लाइमेटोलॉजी में कभी भी मुश्किल महसूस नहीं करेगा। लेकिन इन तीनों चीजों को समझने के लिए, इन तीनों में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन तीनों की जो विशेषताएं हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस तरीके से बदलता है, क्यों बदलता है, प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें ये कहां देखने को मिलती हैं? ये देखने को मिलती हैं हमें एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसीलिए एटमॉस्फेयर को भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट उतना ज्यादा बड़ा नहीं है अगर हम इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें, बट हाँ, बिकॉज ये तीनों की तीनों चीजें एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही हैं, इसीलिए इसको याद करना और इसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है। सो वंस अगेन आई रिपीट, द क्लाइमेटोलॉजी, द एंटायर क्लाइमेटोलॉजी इज ओनली एंड ओनली दिस मच। इसके बाद अगर क्लाइमेटोलॉजी में कुछ भी आता है ज्योग्राफी में, तो वो सारे के सारे अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कॉन्सेप्ट्स केवल सीमित हैं टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी तक ही। नाउ अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर के बारे में, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एटमॉस्फेयर आपको कहां देखने को मिलता है? अगर ये हमारी धरती है मान लीजिए, ठीक है, ये धरती का सरफेस है, ये धरती का सरफेस है, तो बेसिकली एटमॉस्फेयर इज अ थिक गैसियस एनवेलप जो कि धरती को सराउंड कर रहा है फ्रॉम ऑल द साइड्स and it is attached to the earth's surface by a force of gravity. This thing is called as the atmosphere. अब यहां पर अगर आप देखें धरती के सरफेस पे मैंने आपको दिखाया, अब ये एटमॉस्फेयर असल में काफी दूर तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ये काफी दूर तक एक्सटेंड कर रहा होता है। इसकी एक्सटेंशन कितनी होती है वो भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन इस चीज को समझिए कि ये एक बहुत ही मोटा, मैंने आपको बताया थिक और गैशियस एनवेलप है जो कि धरती को चारों साइड से घेर रहा है। ये यहां से भी घेर रहा है, यहां से भी घेर रहा है, और धरती से ये इनसेपरेबल है। इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पूरे के पूरे थिक गैशियस एनवेलप को टेक्निकली कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो एटमॉस्फेयर असल में एक फिजिकल मिक्सचर है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, नंबर 1। नंबर 2 इसमें वाटर वेपर है, और नंबर 3 इसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स भी पाए जाते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं। 1 इज योर गैसेस, नंबर 2 इज योर वाटर वेपर एंड नंबर 3 इज योर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स। ये तो हुई एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टी, लेकिन सोचने वाली बात ये आती है कि एटमॉस्फेयर
रोल क्या निभा रहा है, भूमिका क्या निभा रहा है, क्यों एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना और जानना इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यही कि क्योंकि इसमें इतनी सारी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं और क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है, इसीलिए एटमॉस्फेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है धरती के ऊपर जीवन को सस्टेन करने के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ। लेकिन साथ ही में एटमॉस्फेयर जो आने वाली सोलर रेडिएशन है, जो कि सूर्य से आपको रेडिएशन आ रही है, उसको फिल्टर आउट भी कर देता है। कई सारी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं जिसको कि एटमॉस्फेयर धरती तक नहीं पहुंचने देता है। खास रूप से बात करें तो अल्ट्रा वायलेट सोलर रेडिएशंस आती हैं जो कि धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर आप यहाँ पे देखें, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में अपने 9th और 10th में कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कि कुछ शॉर्ट वेव्स होती हैं और कुछ लॉन्ग वेव्स होती हैं। जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे आपकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ती रहती है। अब इसमें आपका जो अल्ट्रा वायलेट की वेव्स होती हैं, इसमें भी आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है। इसमें UVA वेव्स होती हैं, UVB वेव्स होती हैं और UVC वेव्स होती हैं। अगर आप देखें UVC वेव्स सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं और जो कि आपकी धरती तक पहुंच ही नहीं पाती हैं बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। UVA और UVB भी काफ़ी खतरनाक होती हैं, लेकिन हाँ, UVA और UVB उतनी खतरनाक नहीं होती हैं, लेकिन इनको एटमॉस्फेयर कंप्लीटली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। बट UVC को एटमॉस्फेयर जो है अब्जॉर्ब कर लेता है और ये मोस्ट डेंजरस रेज होती हैं, इनको ये धरती तक नहीं पहुंचने देता है। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम भूमिका की बात करें तो सबसे पहली भूमिका तो होती है कि ये धरती पे जीवन को सस्टेन करवाती है। साथ ही में ये सोलर रेडिएशन, जो आने वाली सोलर रेडिएशन है, उसको भी फिल्टर आउट करती है, धरती तक पहुंचने नहीं देती है। अगर हम बात कर लें एटमॉस्फेयर की, जो मैं आपको बता रहा था कि उसकी मोटाई कितनी है, उसका मोटापा कितना है, तो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर धरती को चारों तरफ से किस तरीके से घेर के बैठा है। अगर हम इसकी टेक्निकली बात करें दोस्तों, तो सी लेवल के ऊपर से एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो लगभग 16,000 से लेके 29,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर हमारे लिए रेलेवेंट है, हमारी क्लाइमेटोलॉजी के लिए रेलेवेंट है, या फिर हम ये कहें कि जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी की, ये 3 चीज़ों में जो बदलाव आते हैं, ये कहाँ पे आते हैं? ये केवल और केवल 29 किलोमीटर तक की हाइट में ही आते हैं। यानी कि अगर आप देखें एटमॉस्फेयर इवन दो इतना ज़्यादा ऊंचा है, यहाँ से आपका 0 किलोमीटर से स्टार्ट होते होते मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 29,000 किलोमीटर तक जा रहा है। लेकिन हमारे लिए तो रेलेवेंट बस इतना सा ही पार्ट है जो इसके पहले 29 किलोमीटर्स हैं, और हम आने वाले कई सारे दिनों तक इन 29 किलोमीटर के अंदर क्या क्या हो रहा है इसी को समझने वाले हैं। जो साइक्लोन आते हैं वो भी यहीं पर आते हैं, जो बारिश आती है वो भी यहीं पर आती है, जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो भी यहीं पर होती है, वाटर वेपर्स भी यहीं पर बनता है। हर एक चीज़ जो है इसी 29 किलोमीटर के भाग के अंदर अंदर होती रहती है। इसको समझेंगे कि ये हाइट 29 किलोमीटर को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि टोटल जो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर आपके लिए प्रेजेंट है वो केवल और केवल 29 किलोमीटर का ही आपके पास अवेलेबल है। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग धरती से और ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे और ऊपर जाते रहते हैं, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जाती है। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल थी उसके कॉम्पोजिशन में वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम होती जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी एटमॉस्फेयर की रेलेवेंस है वो भी कम होती जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स कि इफेक्टिव एटमॉस्फेयर कौन सा है। तो इफेक्टिव एटमॉस्फेयर दोस्तों केवल 29 किलोमीटर तक का ही कहा जाता है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको 3-4 बार ये वाला चार्ट दिखाने वाला हूं सो दैट आपको ये चीजें कभी भी आप नहीं भूलेंगे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो गैसेस का किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, गैसेस, वाटर वेपर और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस में भी आपको किस किस के बारे में बात करनी है, देखिए आपके सामने पाई चार्ट दिखाया हुआ है। सबसे ज्यादा मात्रा जो गैसेस में होती है वो नाइट्रोजन की होती है। दिस इज अ वेल नोन फैक्ट। अप्रॉक्सीमेटली 78% के आसपास आपको मात्रा देखने को मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पे आपका आता है ऑक्सीजन, जिसमें कि 21% का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। नंबर 3 पे आपका आता है आर्गन। ये तीनों चीजें आपको जुबानी याद होनी चाहिए। एक टेबल में फिर से देख लीजिए, नंबर 1 पे नाइट्रोजन, नंबर 2 पे ऑक्सीजन, नंबर 3 पे आपका आता है आर्गन। इसके बाद जो आपकी अगली वाली गैसेज हैं, इसमें भी आपको जो सीक्वेंस है उसको ध्यान रखना है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, इसीलिए याद रखिएगा कि ऐसे सवाल भी आते हैं।
ये तो आपके टॉप 3 हो गए, ये तो हर किसी को याद है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले हैं उसमें नंबर 1 पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 पे आता है नियॉन, नंबर 3 पे आता है हीलियम। ये भी आपको ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा ही करेगा, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। टॉप 3 आर NOA और उसके बाद CO2, Ne और He आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। इनकी परसेंटेजेस भले आप लोग ना याद रखें, वो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन की आपको परसेंटेजेस भी याद रखनी होंगी, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, देखिए नाइट्रोजन वैसे तो हवा में सबसे ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन असल में नाइट्रोजन का कोई बहुत काम हवा में नहीं होता है। आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं कि नाइट्रोजन इज बेसिकली अ न्यूट्रल सब्सटेंस, क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी जल्दी किसी भी और गैस के साथ या किसी भी और चीज के साथ केमिकल यूनियन में नहीं जाता है। इसीलिए हमारी क्लाइमेटोलॉजी के पर्पसेस के लिए नाइट्रोजन उतना रेलेवेंट नहीं है। अगर बात करें हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, तो हमारे लिए फ्रेंड्स रेलेवेंट है ऑक्सीजन गैस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बदले केमिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि ये बहुत सारी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, बहुत सारी अलग अलग गैसेस के साथ बहुत जल्दी और कई सारे तरीकों से कंबाइन करती है। It reacts and combines readily with other elements in the process of oxidation and in other processes। आप खुद सोचिए कि क्या धरती के ऊपर कंबशन हो पाती? क्या हम किसी भी चीज को जब आग लगाते हैं, क्या हम उसको आग लगा पाते अगर ऑक्सीजन ना होता? जी नहीं, उस चीज की पॉसिबिलिटी ही अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद अगर आप देखते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, तो वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन, जिंक की ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें ऑक्सीजन की वजह से ही हो रही होती हैं। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेस्पिरेशन की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, वो चीज एक सेकेंडरी चीज है। हमारी क्लाइमेटोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ऑक्सीडेशन की है, और ये कंबशन की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, जो कि हमारी धरती को चला रही हैं, जो कि हमारी क्लाइमेट को चला रही हैं। इस टेबल को देखते रहिए, बार बार आपके सामने दिखाता रहूंगा। नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 पे नियॉन, नंबर 3 पे हीलियम। यू हैव टू रिमेंबर दिस बाय द एंड ऑफ द क्लास। इसके बाद बात करते हैं आर्गन की। तो जिस तरीके से नाइट्रोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वैसे ही आर्गन भी हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो आर्गन एक इनएक्टिव गैस है। अगर आप लोग ध्यान देंगे, आपने याद करा होगा अपने कॉलेज में या फिर आपने 11th-12th में पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल की जो एक आखिरी रो होती है, राइट, जो ये वाली आखिरी रो होती है, इसमें कई सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि इनर्ट गैसेस कही जाती हैं, जिसमें कि आर्गन हुआ, नियॉन हुआ, हीलियम हुआ, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये ऐसी गैसेस होती हैं जो कि अगेन नॉर्मली इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ये जल्दी जल्दी ये भी किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं, और इसीलिए क्योंकि ये कंबाइन नहीं करती हैं, हमारे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी रेलेवेंट हमारे लिए ऑक्सीजन थी, उससे कई गुना रेलेवेंट हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इवन दो इसका जो योगदान है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम है, केवल 0.03% ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, बट इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहली बात तो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के ऑपरेशन के लिए ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज करी जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और इसको ध्यान से समझिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आगे जाके कई बार रिपीट होने वाला है। जब भी हम बात करते हैं धरती की, यहां पर आप देखिए, ये आपकी धरती की सतह है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका एटमॉस्फेयर का मैंने आपको एक तरीके से ब्लैंकेट बना के दिखा रखा है कि ये आपकी धरती है, राइट गाइस, और ये आपका एटमॉस्फेयर है। अब यहां से क्या हो रहा था? यहां से आपका सूर्य से सोलर रेडिएशन धरती की तरफ आ रही थी। जी हां, बिल्कुल आ रही थी। अब क्या हुआ कि धरती की तरफ कुछ सोलर रेडिएशन जो आई है, कुछ तो उसमें से अब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगी, इसीलिए धरती गर्म होती है। लेकिन कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहां पर जो आपके CO2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, इसमें से कुछ CO2 मॉलिक्यूल्स धरती में से जो रिफ्लेक्ट हुई वाली गर्मी है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जो आपको एटमॉस्फेयर में गर्मी देखने को मिलती है, वहां पे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही बड़ा रोल है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। दिस गैस has a great importance in various processes because of its ability to absorb the radiant heat passing through the atmosphere from the earth। इसने ये नहीं लिखा radiant heat passing through the earth via the atmosphere, जी नहीं, इसने ये लिखा है passing through the atmosphere from the earth। यानी कि
कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से आने वाली जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन जो नीचे से रिफ्लेक्ट हुई वाली रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। अब चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने वाला हूं। जो ऊपर से आने वाली रेज होती हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसोलेशन। ये वाली टर्म पूरी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर फिक्स रहने वाली है। इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसोलेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसोलेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाली आपकी ऊपर से आ रही है। नाउ जो नीचे से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? ये हो रही है धरती से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं आगे जाकर? इसको हम लोग दोस्तों बोलने वाले हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये धरती से आ रही है इसलिए टेरेस्ट्रियल है। रेडिएशन क्योंकि ये यहां से रेडिएट होकर आ रही है। और लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव बेसिकली इसकी एनर्जी की बात होती है। ये आपकी शॉर्ट वेव होती है, ठीक है, ये आपकी लॉन्ग वेव होती है। इसको शॉर्ट वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाई एनर्जी है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी है। इसको लॉन्ग वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लो एनर्जी है, लो फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। दीज आर गोइंग टू बी द स्टैंडर्ड टर्म्स एज फार एज क्लाइमेटोलॉजी विद मी इज कंसर्न्ड। इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसोलेशन, ठीक है, और आउटगोइंग, ठीक है, इसके सामने एक और ओ जोड़ देते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये दोनों की दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? अब इस स्टेटमेंट को दोबारा से देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द रेडिएंट हीट पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ, राइट। और इसीलिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को एक और नाम दिया गया है। इसको वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस क्या होता है? देखिए, आपने ये वाली फोटो कई बार देखी होगी। ऐसे कई सारे आपने ग्रीन हाउसेस देखे होंगे, ऐसे कई सारे आपने पॉली हाउसेस देखे होंगे। भारत में बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि इसके अंदर ना जो हीट है वो अंदर आती तो है लेकिन यहां से बाहर नहीं जाती, वो इसी के अंदर जो है रिफ्लेक्ट होते होते यहीं पे रुक जाती है। और यही इसकी खास बात है। तो जो काम CO2 धरती के ऊपर कर रही है वही काम ये वाला ग्रीन हाउस कर रहा है। इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है, राइट। इसीलिए CO2 को एक ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नाउ यहां पे आप ध्यान से देखिए कि एक ग्रीन हाउस गैस है और CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ्स सरफेस। कि क्योंकि CO2 आपकी लोअर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट कर रही है, इसीलिए इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो यही है कि ये टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर को बढ़ा रही है एंड इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। CO2 की वजह से ही आपकी जो तापमान में बढ़त आपको देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है। नाउ जैसे जैसे CO2 बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका तापमान बढ़ता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है इसका मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन दोस्तों बढ़ चुकी है। कहने का मतलब वी कैन वेरी इजीली से दिस दैट यस सर, ग्लोबल वार्मिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2। जितना ज्यादा CO2 होगा ग्लोबल वार्मिंग उतना ही ज्यादा होगा। कैन वी से दिस? यस सर, वी कैन से दिस। नाउ ये काफी अनफॉर्चुनेट बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पिछले कुछ सदियों में, पिछले कुछ दशकों में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि मनुष्य फॉसिल फ्यूल्स को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। फिर भले वो कोल हो, फिर भले वो पेट्रोलियम हो, फिर भले वो नेचुरल गैस हो। और साथ ही में हम लोग डिफॉरेस्टेशन भी बहुत तेजी से कर रहे हैं। जितना ज्यादा हम पेड़ों को काट रहे हैं उतना ज्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिस्कशन काफी लंबी चलती रहेगी, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहला रोल क्या है कि सर फोटोसिंथेसिस में इसको ग्रीन प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं उस चीज को ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन के रूप में, जो कि इंसान लेता है और एनिमल्स लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये रेडिएंट हीट को अब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जिसकी वजह से ये आगे जाके टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर को बढ़ाने का काम भी कर देती है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज रिमेंबर दिस। इसके बाद अब हमने डिस्कस कर लिया है मेजर गैसेस जो कि आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप ये देखेंगे कि दुनिया भर में जो आपकी पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है दोस्तों, पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप में आपकी गैसेस का जो कॉम्पोजिशन है ये मोटा मोटा सेम रहता है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि नॉर्थ अमेरिका के किसी शहर में मान लीजिए हम जाके देखते हैं कि क्या वहां पे CO2 0.03% ही होगी। अगर हमने एक एटमॉस्फेयर का टुकड़ा ले लिया
तो जी हाँ वहां पे CO2 0.03% ही होगी। अगर मुंबई में जाके देखेंगे तो जी हाँ वहां पर भी वही होगा। यानी कि मोटा मोटा दुनिया भर की बात कर रहा हूं, द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेस रिमेन्स कांस्टेंट एटलीस्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हम एल्टीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ लोअर पार्ट में एटमॉस्फेयर के आपका कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस मोटा मोटा सेम रहता है। नाउ इसके अलावा जो हमने आपको चीजें बताई थी, जैसे कि हमने आपको बताया था वाटर वेपर और हमने आपको बताया था सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इन चीजों में आपको बदलाव देखने को मिल जाता है। और इसी बात पे हम लोग बात करने वाले हैं वाटर वेपर की। अब ये वाटर वेपर क्या है, देखिए आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर आता कहां से है, जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर बढ़ता रहता है। इसका प्राइमरी प्रोसेस एटमॉस्फेयर में आने का इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन कहां से होती है, इवेपोरेशन होती है आपकी वाटर बॉडीज में से। ठीक है, जो आपके स्रोत हैं वाटर बॉडीज के, फॉर एग्जांपल आपके समुद्र हो गए, आपकी नदियां हो गई, आपके लेक्स, आपके टैंक्स, आपके पॉन्ड्स, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये वाटर बॉडीज हैं। यहां से पानी इवेपोरेट होता रहता है। मान लीजिए बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और इसके अंदर काफी सारा पानी है, तो ये धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा। ठीक है, और ये इवेपोरेट होकर ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बेसिकली H2O के रूप में आपको अवेलेबल हो जाएगा। नाउ केवल वाटर बॉडी से ही पानी इवेपोरेशन नहीं होती है, पानी की इवेपोरेशन दोस्तों वेजिटेशन से भी होती है और सॉइल कवर से भी होती है, यानी कि जो आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां से भी होती है, और जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर भी जो पानी होता है वहां से भी पानी का इवेपोरेशन होता है। इन तीनों चीजों को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपके सोर्सेज बनने वाले हैं, आगे जाके हम इनकी बात करने वाले हैं। जब भी हम बात करेंगे आर्द्रता की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की या ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, उस टाइम पर भी मैं आपको ये तीनों चीजों के बारे में दोबारा से जिक्र करूंगा। इनफैक्ट जब भी हम बात करेंगे कि दुनिया भर में जो बारिश होती है वो कहीं कम कहीं ज्यादा क्यों होती है, तब भी हम इन्हीं तीन चीजों की बात करने वाले हैं। और इसीलिए यहां पर समझ लीजिए कि वाटर वेपर क्या है, कहां से आता है, आपको आगे जाके तकलीफ नहीं आएगी। नाउ मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर ड्रास्टिकली वेरीज रीजन टू रीजन। जो बातें हम लोग गैसेस के लिए बोल रहे थे कि जो गैसेस आपकी मुंबई के ऊपर सेम है और न्यूयॉर्क के ऊपर सेम है, हम वाटर वेपर के लिए वो चीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड का फर्क है, हाइट का फर्क है, हर चीज का फर्क है, लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड हर चीज का फर्क है। इसीलिए हम इन चीजों को वहां पर नहीं कह सकते हैं वाटर वेपर के केस में। ये किस तरीके से बदलते हैं हम इनको समझेंगे, लेकिन वी विल अंडरस्टैंड दिस इन द चैप्टर ऑफ ह्यूमिडिटी, जब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। क्या आपको यह बात क्लियर हुई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर ड्रास्टिकली वेरीज, ये एक फैक्ट है। ये क्यों वेरी करता है इसको हम आगे जाके समझ लेंगे। और ये वाटर वेपर आता कहां से है, नंबर 1 सोर्स इज आपका वाटर बॉडी से, नंबर 2 सोर्स इज वेजिटेशन से यानी कि पेड़ पौधों से, एंड नंबर 3 सोर्स इज मिट्टी से यानी कि लैंड से। नाउ वाटर वेपर को समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि आगे जाके जितने भी हमारे प्रोसेसेस होने वाले हैं, फिर भले वो क्लाउड फॉर्मेशन हो, फिर भले वो जो धुंध आती है, फिर भले जो ओस आती है, फिर भले जो आपकी बारिश आती है या बरखा आती है, फिर भले जो आपकी फ्रॉस्ट यानी कि आपकी स्नोफॉल होती है, हेल स्टॉर्म, आइस, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद द वाटर वेपर। जैसे जैसे वाटर वेपर में बदलाव आता रहेगा वैसे वैसे आप अलग अलग प्रोसेसेस को समझते रहेंगे। नाउ जो चीज मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कही थी, वही चीज दोस्तों मैं आपको बोलने वाला हूं वाटर वेपर के लिए, कि वाटर वेपर भी इज ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, बट वेपर इज लेस ट्रांसपेरेंट फॉर आउटगोइंग शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये गलत लिखा हुआ है, ये लॉन्ग वेव होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब इस चीज को फिर से सुन लीजिए। ये क्या हुआ है, मान लीजिए ये आपकी धरती है और यहां पर आपकी सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक है, और इस धरती के ऊपर यहां पर आपके क्या है, ये आपके H2O का कंपोनेंट है, राइट, ये H2O का कंपोनेंट है। अब देखिए जब ये ऊपर से आपकी कौन सी रेडिएशन आ रही थी, फिर से याद कीजिए, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन, हमने ये कहा था। रेडिएशन की जगह आई एम यूजिंग द वर्ड इंसोलेशन, ये एक बेटर वर्ड है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये यहां से वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, जब ये यहां से वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, तब इस H2O ने इसको पकड़ लिया। ये कौन सी वाली थी, ये थी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, और इसके सामने हमने एक O भी लगा दिया था, आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कि अगर H2O भी वही काम कर रहा है, वाटर वेपर वही काम कर रहा है जो काम आपका कार्बन डाइऑक्साइड कर रही थी, क्या हम वाटर वेपर को एक ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं?
जी हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस की तरह ही काम कर रही है। सो वी हैव लर्नड मेनी थिंग्स इन दिस लेक्चर टिल नाउ कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर ग्रीन हाउस गैसेज, और ये किस तरीके से शॉर्ट वेव को और लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करते हैं, नहीं करते हैं। वेपर इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये इनकमिंग शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, इसके थ्रू एंड थ्रू गुजर जाती है। लेकिन वेपर इज लेस ट्रांसपेरेंट फॉर आउटगोइंग शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि इसको ये कैद कर लेता है, इसीलिए ये ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ लास्ट थिंग जो कि आपको जाननी है वो है पार्टिकुलेट मैटर। हमने गैसेस को समझ लिया, हमने वाटर वेपर को समझ लिया है, बस आप एक चीज को समझ लीजिए, दैट इज द पार्टिकुलेट मैटर। अब पर्टिकुलेट मैटर में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आपका आता है डस्ट पार्टिकल्स, इसमें आपके आते हैं सॉल्ट पार्टिकल्स, इसमें आपके आते हैं पोलन, इसमें आपका आता है स्मोक, वोल्केनिक एशेस वगैरह वगैरह। अब ये कई सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये भी आपके एटमॉस्फेयर में ही सस्पेंडेड होते हैं, राइट? आपको दिखते भी नहीं है। अगर मान लीजिए आप एक अपने घर के कमरे को बंद करके रख दीजिए 10 दिन तक, और उसके बाद आप जाके देखेंगे 10 दिन के बाद कि मिट्टी उस कमरे के अंदर भर चुकी है। भले वो कमरा कंप्लीटली बंद था, कहीं पर से मिट्टी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी यू विल रियलाइज कि कहीं ना कहीं से डस्ट पार्टिकल्स आपके टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर आके बैठ चुके हैं। इसीलिए आप ये भी समझते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल भी हम आगे जाके समझेंगे जब बात करेंगे रेनफॉल वगैरह की। लेकिन हाँ, मेट्रोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट के व्यू ऑफ पॉइंट से ये बेसिकली एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर की तरह काम करते हैं। ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, जिनको कि मैं फिलहाल बहुत बड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये बेसिकली एक तरह से न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं और पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। इस चीज को कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। ये पानी को खींचते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं, राइट? दीज आर माइनर but they are important part of atmosphere, especially from meteorological standpoint, because they act as an hygroscopic nuclei। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि गैसेस का जो आपका कॉम्पोजिशन है वो मोटा मोटा चेंज नहीं होता है, लेकिन वाटर वेपर का कॉम्पोजिशन चेंज होता है। कैसे होता है हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इसका कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। यहां पे देखिए, अब मैं आपके सामने कुछ और टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। इक्वेटोरियल एरियाज, यहां पर इक्वेटोरियल एरियाज किसको कहा जाता है? तो इक्वेटर के पास के एरियाज को दोस्तों इक्वेटोरियल एरियाज कहा जाता है। यहां पर इनकी प्रेजेंस बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पर रेनफॉल ज्यादा क्यों होती है? वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, आगे जाके बात करी जाएगी। पोलर एरियाज की बात करते हैं। पोलर एरियाज, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले इलाकों को पोलर एरियाज कहा जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सरफेस रिमेन्स फ्रोजन, दैट इज व्हाई विंड इज अनेबल टू ब्लो देम अप। तो यहां पर भी आपका डस्ट पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल इलाकों की, यानी कि ये वाले सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के इलाकों की, और टेम्परेट रीजन्स आपके होते हैं आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाले एरियाज। इन इलाकों में आपको डस्ट पार्टिकल्स काफी भारी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अक्सर हवाएं चलती रहती हैं, यहां पर अक्सर जो वेदर है वो ड्राई रहता है। हाँ, अगर कहीं पे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट इलाके में भी बारिश पड़ रही है तो वहां पर भी आपकी जो मिट्टी है वो कम देखने को मिलेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके इलाके में कोई छोटा मोटा तूफान आता है तो उस केस में भी आप जान लीजिए कि जब भी तूफान के बाद एकदम से बारिश आती है तो मिट्टी एकदम से बैठ जाती है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आती है तब तक मिट्टी जो है वो इकट्ठी होती रहती है। सो सिमिलर तरीके से आपको समझना है कि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स की जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा होती है। इक्वेटोरियल पोलर एरियाज में इसकी प्रेजेंस काफी कम होती है। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, लेकिन आने वाली वीडियो में आपके साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो थोड़ी सी वीडियो लेंदी होने वाली है, बट दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। कई सारी चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस वीडियो में पूछी जाती हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ना ना भूलें, कॉम्बैट में संडे को आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं अनअकैडमी के, अगर आप लोग टॉप 500 रैंक्स में आते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उसको भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।